हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलो आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेके आए हैं जहाँ पे कंप्लीट चैप्टर विद इन 1 आवर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और वो एग्जाम में सर 1 घंटे में चैप्टर रिवाइज करेंगे और वो एग्जाम में हमें देगा मिनिमम एक क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए रिवीजन लेके हम लोग आ रहे हैं। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में, बहुत सारे पीएच, बहुत सारे बफर्स, इन सब चीजों के लिए। लेकिन उन सब की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उन सब की स्टार्टिंग होगी केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आयनिक भी समझा के जाएगा, और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे अदर रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जाओगे तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद कहीं भी केमिकल काइनेटिक्स भी जब रिवाइज कर रहे थे तो वहां भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वहां भी केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आया था। तो ये सब कुछ लेके आएगा सर। लालच अपना यही है कि 1 घंटे के अंदर सर एक क्वेश्चन अपने पास लेके चले जाएं और ये सारे फॉर्मूलाज, ये चीजें फटाफट रिवाइज करके और होता ना कि स्मूथ बना के जाएं। ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर लास्ट टाइम भी और हर एक टाइम हम जब भी रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि हाँ सर ये चैप्टर्स को कितनी बार इन वीडियोस को देखना है, कैसे देखना है। भाई सिंपल सी चीजें, आप इन वीडियोस को अपने रिवीजन के लिए यूज कीजिए। आप जितना हो सकता है, देखो 2-3 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने नोट्स खुद ही पढ़ लेते हैं या फास्ट फास्ट रीड कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे ना रिवीजन मेरे से हो नहीं रहा, या आपके कुछ दोस्त होंगे या आप खुद भी ऐसे सफर कर रहे होंगे। तो वैसे लोगों के लिए ये चीज ना बहुत ज्यादा यूजफुल है। रीजन कि सर वो क्या कर रहा है, ये वीडियोस आपके साथ क्या कर रही हैं, आपको 60-70 मिनट्स में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगी। जो कि आप एक बार अगर अपनी कॉपी लेके बैठते तो शायद आप फील नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते कि यार मैं कौन सी चीज को ज्यादा वैल्यू करूं, कौन सी चीज को ना करूं, या कौन सा फॉर्मूला, कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर्स में मिल रहा है। ट्राई करो कि इस चैप्टर, इस सीरीज का फायदा उठाओ। बेटा आप सब लोगों के लिए एज अ टीचर हम लोग जितना बेस्ट हो सकता है, जितने कम टाइम में रिवीजन हो सकता है उतने कम टाइम में कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर फिर भी कुछ लगता है कि छूट रहा है या कुछ चीज़ें लगती हो कि सर ये चीज़ छूट गई है, तो बेटा आप उसको अपने नोटबुक से और उन सब चीज़ों से कवर करो। लगता है इसके बाद, हाँ एक और क्वेश्चन था बहुत फेमस कि सर इसके बाद क्या करना है। मान लो हमने रिवीजन कर लिया तो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, पीडब्ल्यू मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, या फिर हमारे डीपीपीज आपको करने हैं। ट्राई कीजिए क्योंकि सर रिवाइज हम कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है। तो चलो रिवीजन शुरू करते हैं अपना केमिकल इक्विलिब्रियम में। पहली बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की। चैप्टर को फिर से हमने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है, और वो 4 पार्ट कौन से हैं कि इक्विलिब्रियम का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम किन लॉज को फॉलो करता है और वहां पे कौन सी चीज आती है। उसके बाद सर यहाँ पे एक लाइन आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। एंड द थर्ड वन सर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि सर लब से लास्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ के हम लोग देखेंगे कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कैसे इसको गवर्न करता है, क्या करता है। पक्का। तो इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम है क्या? ये सर ऐसा रिएक्शन का एक ऐसा स्टेज है जहां पे सर रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सर ओवरऑल इक्विलिब्रियम को हम अगर बोलना चाहें तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज ऑफ रिएक्शन हो जाता है जहां पर इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज ऑफ रिएक्शन जहां पे सर ओवरऑल आपको रिएक्शन, दैट स्टेज ऑफ रिएक्शन, दैट मोमेंट ऑफ रिएक्शन, जहां पर हम बोल सकते हैं कि सर दैट स्टेज ऑफ रिएक्शन वेयर rate of forward reaction is equals to rate of forward reaction is equals to rate of forward reaction is equals to forward reaction is equals to rate of backward reaction। जहां पे आप जितना आगे जा रहे हो उतना ही आप पीछे चले जाएं, उसी मोमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्वल अमाउंट में रेट इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को बोलते हैं। मतलब एक सर सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सी तारीख कि सर मैं 2 कदम आगे जाता हूं और 2 कदम पीछे आ गया तो मेरा नेट रेट कितना होगा? सर 0 हो जाएगा। नेट रेट ऑफ रिएक्शन जहां देख के लगता हो कि सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो हो मेरा यहाँ पे नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। मुझे दूर से देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि सर रिएक्शन करा रहे हैं या नहीं करा रहे। ओवरऑल रिएक्शन में चेंज क्या हो जाएगा? 0। सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ स्टॉप हो चुका है, बट रियलिटी ये है कि सर वो मूव कर रहा है विथ
सेम एक्यूरेसी 2 मिनट में अगर इधर से आ रहा है तो उतना ही मिनट में वो वापस आ जा रहा है, तो ओवरऑल चेंज क्या दिख रहा है हमें, जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ये दोनों डायरेक्शन में होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब कि सर ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा सर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अचीव कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अचीव कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अचीव कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अचीव कर सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर इरिवर्सिबल में आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड आने का ऑप्शन नहीं है। आप जितना फॉरवर्ड जा रहे हैं उतने ही टाइम में बैकवर्ड आएंगे और तभी इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन पीछे नहीं आ सकती उसके अंदर सर आप नहीं कर सकते। आप हमेशा इक्विलिब्रियम आप क्लोज कंटेनर में कर सकते हो, ओपन कंटेनर में नहीं कर सकते। इन अ क्लोज कंटेनर ही इक्विलिब्रियम अचीव करा सकते हो। ये बेसिक कुछ लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। इन अ क्लोज कंटेनर ही आप इक्विलिब्रियम अचीव करा सकते हो। फिर किसने बोला सर इक्विलिब्रियम के बारे में और क्या बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं, ऑल मेजरेबल वेरिएस क्वांटिटी जो होती हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी जो होती हैं, वो सारी की सारी कांस्टेंट हो जाती हैं, आर कांस्टेंट। सर उस टाइम पे सारी की सारी मेजरेबल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। लाइक आपका प्रेशर, आपका कॉन्सेंट्रेशन, चेंजेस क्या हो जाएंगे, उनके जीरो हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज हो जाएगा जहां पे जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड और सारी मेजरेबल क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम पे बात करें तो सर प्रेशर हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, सब के सब क्या हो जाएंगे, सर जितना फॉरवर्ड उतना ही। मतलब नेट चेंज क्या हो जाएगा, नेट चेंज जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। नेट चेंज इन सर चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे वो प्रेशर हो, सर उन सब में नेट चेंज कितना हो जाएगा, सर जीरो। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का हो सकता है। इक्विलिब्रियम सर अब देखो हमारी लाइफ में इक्विलिब्रियम हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम की तो सर ये दो टाइप का हम लोग पढ़ सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमारी लाइफ में आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन उसको जाने से पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सर सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, देखो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ऐसा होता है, तो सॉलिड और लिक्विड अगर रिएक्शन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि सर रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड या रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। सर अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको दोनों साइड का रेट क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दोनों साइड का रेट क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सर हम लोग जैसे देखेंगे, इक्विलिब्रियम आपने जैसे डिफाइन किया एट इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम बार बार आएगा तो मैं EQM लिखूंगा। इक्विलिब्रियम को हम बार बार, अब क्योंकि सर बार बार लिखना है तो इतना बड़ा ना लिख के हम EQM लिख देंगे, ठीक है। दो चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, एक होता है इक्वेशन EQN, इक्वेशन मतलब इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और EQM मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देख लो सॉलिड लिक्विड में है तो इक्विलिब्रियम। सर किसने बोला लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम हो तो, अरे लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम होगा तो लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो कुछ नहीं, जितने टाइम में रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, सर रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड सर इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस। सर ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस। सर तीसरा इक्विलिब्रियम हम लोग जो देखते हैं वो होता है सब्लिमेशन वाला। सॉलिड से अगर गैस में जाते हैं तो सर रेट जो होगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डीसब्लिमेशन या एब्लिमेशन बोल देते हैं, डीसब्लिमेशन ऑफ गैस। सर फिजिकल इक्विलिब्रियम के मेजर दो एग्जांपल्स ये होंगे, अगर इन तीनों में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले मतलब जब कोई बोले कि सर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हो रहा हो।
केमिकल इक्विलिब्रियम में सर अलग कहानी होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू करेंगे, बट फिजिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक दो कंडीशंस और आती हैं। अगर मैं फोर्थ कंडीशन के बारे में बात करूं तो इक्विलिब्रियम इन सॉलिड एंड लिक्विड, इक्विलिब्रियम इन सॉलिड इन लिक्विड इन्वॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। सर सॉलिड इन लिक्विड का इक्विलिब्रियम जो होता है, सॉलिड को जब लिक्विड मिक्स करते हो ना तो सर यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड जब मिलता है यहाँ सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड प्लस लिक्विड जब मिलता है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब इस केस में एट इक्विलिब्रियम, जब यहाँ पे अगर कोई इक्विलिब्रियम की बात करेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, जितना सॉलिड डिसॉल्व होगा उतना ही सॉलिड क्रिस्टलाइज होकर लिक्विड से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड। उसी टाइम पे उतना ही रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, जितना सॉलिड आप डिसॉल्व कर रहे हो उतना ही सॉलिड क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाए। पक्का? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये क्या हो जाए फ्रॉम लिक्विड, ये क्या हो जाए फ्रॉम लिक्विड से बाहर आ जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होंगी जो हम लोग देख रहे होंगे। एंड द लास्ट वन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सर, लास्ट वन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग, हम लोग अगर बात करते हैं गैस इन लिक्विड की, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस इन लिक्विड की अगर बात करते हैं, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लो अपने पास, यहाँ पे क्या होगा, गैस प्लस लिक्विड अगर सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम गवर्न करने के लिए, यहाँ पे गवर्न करने के लिए, यहाँ पे सर, यहाँ पे कौन सा लॉ होता है, यहाँ पे हमारा वैलिड होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है कि सर सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सर फिजिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक 5 एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है और इनसे कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जान लेना जरूरी है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था मैं, और मैंने फिजिकल इक्विलिब्रियम की ये 5 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये कभी भी आ रहे होंगे आपके लाइफ में, ये 4th और 5th एग्जांपल्स कि सर इक्विलिब्रियम पे ऐसा हो रहा होगा। यहीं पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते, यहीं से हम सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स भी बनाते। याद करो अपने पास, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स यहीं से निकलते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब यही है इक्विलिब्रियम वाला। एक होता है अनसैचुरेटेड, मतलब अभी अनसैचुरेशन है। और लास्ट वन, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 3 टाइप का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। पक्का? तो इक्विलिब्रियम के साथ ये सब चीजें होंगी। इक्विलिब्रियम ये है, फिजिकल इक्विलिब्रियम ये हो रहा होगा। अब आते हैं, बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है, केमिकल्स इन्वॉल्व होने वाले, केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट्स में हम लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सर आयनिक नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम की। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं तो सर इसमें सीधी सी बात है, PCl+3 + Cl2। अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अगर मैं इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिफाइन करूं, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करूं, तो सर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5। सर जितना वो डिसोसिएट होगा उसी टाइम पे उतना ही वो PCl5 बन जाए। इसी स्टेप को क्या बोलेंगे, इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जितना आप फॉरवर्ड जा रहे उतना ही आप बैकवर्ड आ गए, इसी स्टेज को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। पक्का? अब किसने बोला सर ऐसा होगा तो क्या हो रहा होगा, इनके ग्राफ्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सर याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होता है। अगर ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दिखाना शुरू करूं तो ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूं। अगर मैं ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं तो सर इक्विलिब्रियम के देखो 2-3 ही ग्राफ हैं, और इनको ध्यान से देख लेना। ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम के 2-3 ही ग्राफ हैं। कौन कौन से, तो सर ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ,
सर आपको ना पहला कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखो, मैं दिखाता हूं। सर अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसके 3 ग्राफ पॉसिबल होते हैं। सर रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, डिक्रीज कर रहा है। प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। सर ये देख लो अपने पास, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो किस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद देखो यहां से, इस पॉइंट के बाद यहां पे सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मतलब इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। सर इसके जस्ट बगल में देखो तो इस पॉइंट के बाद यहां पे भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब इस पॉइंट के बाद दोनों क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर यहीं से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ जहां कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर जहां टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये टाइम जो होगा, यही टाइम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम हो जाएगा। इसने बोला सर यही ग्राफ होगा, नहीं सर, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का सर 3 ग्राफ हो जाते। हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, सर हो सकता है रिएक्टेंट थोड़ा सा ही डिक्रीज करे, रिएक्टेंट थोड़ा सा ही डिक्रीज करे और वो क्या हो जाए सर, पैरेलल हो जाए। और प्रोडक्ट थोड़ा सा ही इंक्रीज करे और वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट से देखूं, तो इसके बाद इन दोनों का सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और जहां स्ट्रेट लाइन बना, मतलब समझ जाओ कि वही मेरा पॉइंट क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। वही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो सर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो ध्यान रखिए, इस पॉइंट पे जो टाइम होगा उसको इक्विलिब्रियम टाइम भी बोल देंगे। सर किसने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने रिएक्टेंट को बहुत कम कर दिया। देखो इस ग्राफ को, इस ग्राफ को, दोनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बहुत डिक्रीज हो गया, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तब जाके इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है। यहां रिएक्टेंट थोड़ा सा ही कम हुआ, ये रिएक्टेंट है और ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोडक्ट थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम कहीं भी अचीव कर सकते हैं। इवन एक और ग्राफ बनेगा हमारी लाइफ में, और वो होता है अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ बनते हैं इक्विलिब्रियम के। ध्यान रखना सर, क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर से आएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर रिएक्टेंट जो हो डिक्रीज हो जाए और एक पॉइंट आए जहां पे दोनों के दोनों, सर इधर से प्रोडक्ट इंक्रीज होता हुआ मिल जाए, इधर से रिएक्टेंट होता हुआ मिल जाए, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सर ग्राफ में देख लो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ पॉसिबल हैं इक्विलिब्रियम पे। लेकिन सर अगर मैं यहीं पे बात करूं रेट वर्सेस टाइम का, अगर मैं यहीं पे बात करूं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो रेट वर्सेस टाइम का इक्विलिब्रियम पे सिर्फ एक ग्राफ पॉसिबल है। ये सिर्फ एक ग्राफ पॉसिबल है, रेट वर्सेस टाइम का सिर्फ एक ग्राफ पॉसिबल है, सिर्फ एक ग्राफ पॉसिबल है। वो क्या, तो सर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड मस्ट बी इक्वल आफ्टर सम टाइम। सर जहां पे, जिस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जिस पॉइंट पे इक्वल हो गए, सर इस पॉइंट पे ही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सर रेट का आप एक ही ग्राफ बना सकते हो, रेट का आप ऐसे ग्राफ नहीं बना सकते कि सर रेट और टाइम का ग्राफ आप ऐसे बना रहे हो, रेट और टाइम का ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। रेट और टाइम का ग्राफ आप ऐसे नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम की बेसिक बातों में कि सर रेट और टाइम का ग्राफ आप ऐसे नहीं बना सकते, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ रेट और टाइम का सिर्फ एक ग्राफ है, ओनली वन ग्राफ। कब सर, एक ही ग्राफ बन सकता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आप 3 बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम की बेसिक डेफिनेशन के साथ। अब देखो इक्विलिब्रियम मुझे पता चल गया कि सर इक्विलिब्रियम जहां पर रेट दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर यहां पे हम लोग की लाइफ में आता है कि सर एक वर्ड यूज किया जाता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोला जाता है, एक्चुअली आपके पास एक फेमस रिएक्शन दी जाती है,
सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखो एक चीज, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर लिया है, तो हमें एक सिंपल चीज बोली जाती है कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी सर वो किस पे डिपेंड करेगी? सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर ए की पावर ए सर बी की पावर बी, वेयर सर इसको हम लोग देख लो अपने पास, सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब हम लोग लेते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम लोग क्या ले रहे होते हैं कि सर इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, सर दोनों का एट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं ऐसे लिख दूं के एफ इंटू ए की पावर ए और बी की पावर क्या लिख दूंगा बी। सर इसको मैं लिखना चाहूं रेट ऑफ बैकवर्ड तो के बी इंटू ए की पावर ए सॉरी सी की पावर के बी इंटू सी की पावर सी और डी की पावर क्या हो जाएगी डी, सी की पावर सी डी की पावर क्या हो जाएगी डी। तो सर जहां पे बोला जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सर ये क्या है इक्विलिब्रियम, यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। सर देख लो अपने पास ये केएफ क्या है सर, ये किसको बोलते थे याद करो केमिकल काइनेटिक्स में, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ये क्या है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। पक्का? तो सर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी, तो सर ये क्या हो जाएगा के एफ सर ए की पावर ए बी की पावर बी और दैट इज इक्वल्स टू के बी इंटू सर सी की पावर सी डी की पावर डी। और यहाँ से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से मोड पे आए खड़े हो जाते हैं जहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। ये सब के सभी रिएक्शन को देख के आप सर सीधा सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो और वो क्या होगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर के एफ अपॉन के बी, अगर रेट कांस्टेंट के टर्म से बात करते हो तो, और नहीं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसे लिख सकते हो। फिर किसने बोला सर मेरी मर्जी, मैं सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे मर्जी वैसे लिख सकता हूं, मतलब सर किसने बोला, आप देखिए अगर मैं चाहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे आपका कंसंट्रेशन क्या हो चुका है सर कांस्टेंट हो चुका है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने जो भी लिखा है अगर सर मैं चाहूं तो इसको किसके टर्म्स में लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या लिखते हैं उसको केसी, और केसी की वैल्यू क्या होगी सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए और बी की पावर बी। सर याद रखिएगा हमेशा आपने बार बार लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ए, मतलब ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बोलूं सर प्रेशर ऑफ पी ऑफ ए लिखा है, मतलब प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ है, सर इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, सर इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव मास। जो रिएक्शन में क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन में क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्टिव मास मतलब किसी ए का, हो सकता है ए का कॉन्सेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है बी का कॉन्सेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है प्रेशर ऑफ ए हो सकता है प्रेशर ऑफ बी हो, तो सर उसी को क्या बोलते हैं एक्टिव मास का रेशियो। एक्टिव मास के रेशियो को ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं। पक्का? तो सर यहां देख लो अब चीजें मेरे पास आ गई। अच्छा फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड, सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स एक्टिव मास जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, एक्टिव मास जो होता है चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करो वो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स में।
किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा, मैं सर चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी तो लिख सकता हूं। सर किसने मना थोड़ी ना किया आपको, आप लिखने को लिख दो। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, केपी, और इसकी वैल्यू क्या होगी सर, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाता है हमारी जिंदगी में सर, यहाँ पे प्रेशर का वर्ड लिख दिया जाता है, प्रेशर का वर्ड लिख दिया जाता है। सर किसने बोला नहीं सर आप इसी में क्यों लिखोगे, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूरी थोड़ी ना है सर कि मैं ऐसे ही लिखूं, मैं सर कंसंट्रेशन के बदले ना प्रेशर के बदले मैं चाहूं तो मोल फ्रैक्शन के बदले भी तो लिख सकता हूं। सर लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, के काई बोल देंगे, मोल फ्रैक्शन के काई हो जाएगा, और दैट विल बी काई ऑफ सी पावर सी, काई ऑफ डी पावर डी, काई ऑफ ए पावर ए सर, और काई ऑफ बी पावर बी हो जाएगा। यही होगा शायद, पक्का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, इनके बीच का रिलेशन भी याद रखिएगा क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का रिलेशनशिप बिटवीन के सी, के पी एंड के काई, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास एक ही रिलेशनशिप याद रखना है, और वो रिलेशनशिप है आपके लाइफ में कि सर के पी इज नथिंग के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी एंड के काई इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन, पक्का। वेयर डेल्टा एन जी इज नथिंग नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन इज नथिंग गैस प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। मतलब अभी जो फॉर्मूला लिखा मैंने इसको मैं फिर से लिख देता हूं, के पी इज के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी एंड दैट इज इक्वल्स टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन। सर बार बार बोल रहा हूं, डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। गैसियस मोल्स ही लेते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। सर ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल दूं इफ डेल्टा एन जी इज जीरो तो सर के पी इज इक्वल्स टू के सी इज इक्वल्स टू के काई हो जाएगा। मतलब जिस रिएक्शन में दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं उसको इसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा एन जी जीरो है, मतलब के पी और के सी क्या है, इक्वल है। सर खासकर केपी और केसी का रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। सर अगर डेल्टा एन जी जीरो है, अभी आपने पढ़ लिया डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी इज इक्वल्स टू के सी, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, अगर पॉजिटिव है तो केपी इज ग्रेटर देन के सी, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो सर वो क्या हो जाएगा, केपी इज लेस देन के सी। सर सिंपल सी चीजें दिमाग में बिठा लीजिए कि केपी और केसी का रिलेशन, आपको डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो, केपी और केसी के बीच का रिलेशन निकाल दो, और यही मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। के काई बहुत रेयर यूज होता है, केपी और केसी भर के यूज हो रहे होते हैं। एक और टर्म है, केपी और केसी एक जगह और इक्वल हो सकते हैं, एक तो डेल्टा एनजी जीरो कर दो सर, केपी इज इक्वल्स टू केसी, दो ही कंडीशंस में हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक तो डेल्टा एनजी का क्या हो जाए, जीरो, या फिर सर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, या फिर आर इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/r। सर देख लो केपी इज इक्वल्स टू केसी दो ही टाइम पे जीरो हो सकता है, या तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो अपना खत्म हो गया, या फिर आर टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो आर टी की वैल्यू 1 करेंगे, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 1/r, और इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं हम लोग, 12 केल्विन, पक्का। तो ये केपी केसी का रिलेशन हो गया। फिर क्या आता है, ध्यान से देखना, फिर क्या आता है कि सर अगर कोई रिएक्शन दी गई है, ध्यान से सुनो अपने पास, अगर ए से बी रिएक्शन दी गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका K1 दिया गया है, तो सर अगर आप रिएक्शन रिवर्स कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल। मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, जैसे रिएक्शन रिवर्स करते हो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। सर दूसरी चीज, अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो ये ध्यान से, अगर आपने इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है क्या हो जाएगा, सर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर आपने इस रिएक्शन को डिवाइड कर दिया तो सर इसको कितने से डिवाइड कर दिया, n से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है क्या हो जाएगी,
K1 की पावर, सर K1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। ये सब कुछ हमने सेम टाइप की चीज हमने पढ़ रखा है किसमें, सर हमने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में। वहां एक इंथैल्पी की बात कर रहे थे, यहाँ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। रिएक्शंस अगर आप ऐड भी करते हो, ध्यान रखना, अगर रिएक्शंस आप ऐड करते हो, मान लो ए से बी जा रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर यहाँ पे K1 है, सर बी से सी जा रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ K2 है, सर सी से डी जा रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K3 है, तो ध्यान रखना अगर रिएक्शंस ऐड करोगे ए से डी जाने के लिए, अगर रिएक्शन ऐड करते हो तो सर ये कैंसिल आउट होगा, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, अगर रिएक्शंस ऐड करोगे तो ये लोग क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो सिंपल चीज है, रिएक्शन रिवर्स किया तो रेसिप्रोकल हो गए, रिएक्शन मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला गया, रिएक्शन डिवाइड किया तो उसकी पावर 1/n हो गया, और रिएक्शंस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई, आपस में क्या होने शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। पक्का? तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें। उसके बाद अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या दिक्कत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट्स देख लो, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट। अगर मैं केसी के बारे में बात करूं तो केसी का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ केसी जो होता है, यूनिट ऑफ केसी इज नथिंग, सर ये यूनिट डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल्स पर लीटर, और इसकी वैल्यू क्या लिख दो अपने पास, डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज नंबर ऑफ, वेयर डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट के जितने मोल्स लेने उनको सर मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस करके निकाल दो। यूनिट्स ऑफ केपी बात करता हूं, यूनिट्स ऑफ केपी की बात करता हूं तो यूनिट्स ऑफ केपी क्या हो जाएगा, एटीएम हो गया, या बार जो भी लेना है यूनिट, डिवाइड बाय डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज, वेयर डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लेने हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। पक्का? तो सर ये सब चीजें देख लो। किसने बोला सर यूनिट्स ऑफ के का ही बताओ, सर के का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, वो हमेशा यूनिटलेस होगा। तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देख लो। उसके बाद किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और क्या चीजें आ सकती हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन देख लो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर होता है उसके केस में देखोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसा हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर कंटेनिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों होंगे ना उसके पास क्या होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे। मिक्सचर कंटेनिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट्स भी होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट्स भी होगा। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको बोल देंगे, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसे आएगा सर, वो किसी के टर्म्स में आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आ सकता है। अब आप कैसे निकालोगे और क्या रिलेशंस लेके आओगे बेटा, ध्यान रखना इसके सिर्फ 5 केसेस होते हैं। 5 केसेस कौन कौन से, तो ध्यान रखना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सिर्फ 5 केसेस होंगे। कौन कौन से, देखो भाई इसका ना केस 1 क्या होता है, एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपके पास केपी और केसी के 5 ही क्वेश्चंस है। कैसे? तो सर अगर केसी गिवन है, अगर केसी इज गिवन, आपको केसी दे दिया जाएगा और किसी रिएक्शन में ऐसे लिखा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टाइम इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे, इसके मोल्स दिए होंगे, ध्यान रखना n मोल्स गिवन होगा, शुरुआत में क्या होगा इसका 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे आपको एग्जाम हॉल में इसका कितना ले लेना, x कम कर देना, तो इसका कितना बनेगा x। सर यहाँ मान लो 2p लिखा होता तो यहाँ क्या बनता 2x, क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2x हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर इसके तो मोल्स लिए ना आपने, बात तो तूने सही करी है भाई। व्हाट इज केसी, सर इस रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, p के पावर 2 डिवाइड बाई r की पावर 1। लेकिन सर केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं, डायरेक्ट 2x लिख दूं? नहीं सर, मोल्स बाई वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और यहां पे भी सर यहां पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, n माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम का, सर n माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम।
सर वॉल्यूम नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो 1 लीटर ले लेना। अगर वॉल्यूम एग्जाम हॉल में दिया है तो आप केसी का एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे, याद रखिएगा कि केसी का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखोगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो किसी एक की वैल्यू दी होगी, वॉल्यूम दिया होगा या केसी दिया होगा, एक्स दिया होगा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ पहला केस ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स में से एक्स माइनस करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा के, फिर इसको बाहर कर दो। फिर किसका केस 2 दिया होगा आपकी जिंदगी में, केस 2 क्या दिया होगा, तो केस 2 में देख लो अपने पास, केस 2 में क्या दिया जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि सर सेम रिएक्शन है, ध्यान से देखना, सेम रिएक्शन है, इनिशियल टाइम 0 इज इक्वल्स टू इस पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं बोल दूं कि सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10m है और इसकी 0 है, m मतलब मोल्स पर लीटर। अब इक्विलिब्रियम पे बोलूं, अगर इक्विलिब्रियम पे बोलूं तो सर यहां से कितना हो जाएगा 10 - x और ये क्या हो जाएगा 2x। केसी की वैल्यू अब की बार सर कोई टेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि सर अब की बार कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है, अब की बार कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया है, तो केस 2 क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। केस 2 क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया है, इसमें दिया है, सर केस 1 में मोल्स दिए थे इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड किया, केस 2 में सीधा कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केस 3 देखोगे, इसके केस 3 में अगर मान लो इनिशियल प्रेशर दिया है, अगर प्रेशर दिया हुआ है, सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे आपका प्रेशर दिया गया है, मान लो P नॉट दिया है तो इसका कितना होगा 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P नॉट माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा 2x। सर एट इक्विलिब्रियम अगर आपसे कोई पूछेगा तो P टोटल भी आप निकाल सकते हो एंड P टोटल विल बी P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, यही होगा शायद। तो सर इक्विलिब्रियम पे आप निकाल दो और यहां से आप Kp लिखना चाहते हो तो प्रेशर ऑफ P की पावर 2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ R की पावर 1। Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सर 2x की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर P नॉट माइनस एक्स, यही होगा शायद। तो तीसरा केस देख लो, पहला केस मोल्स दिया है तो वॉल्यूम से डिवाइड करना कंपलसरी है और किसका एक्सप्रेशन है केसी का। अगर मोल्स दिया है, मोलरिटी दी है, केसी में डायरेक्ट कर लो, अगर प्रेशर दिया है केपी में डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यहाँ पे चौथा केस और वो होता है बहुत सुंदर सा, केस 4 क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के लाइफ में आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहलाता है कि सर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते, डिसोसिएट कर रहे होते, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट कर रहे होते, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन जा रहे होते। फ्रैक्शन हमेशा याद रखना, अल्फा जो डिफाइंड होता है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड ओनली फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए ही डिफाइंड होता है अल्फा। मतलब अगर आपको कहीं पे अल्फा के टर्म्स में बात किया जाएगा तो मैंने जो ये रिएक्शन ले रखी है, आप सीधा सीधा टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल ले लेना, 1 मोल ले लेना, इसका कितना ले लेना 0। सर टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे इसके कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। व्हाट इज केसी, सर मोल्स के टर्म में बात करेंगे, अगेन मोल्स के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई वी। सर ये केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। केसी अल्फा जब भी बोला जाएगा ना, आप अपने आप ही आपको इनिशियल मोल सीधा सीधा मान लो कितना 1 मोल ले लिया करो। आपको अगर अल्फा दे दिया गया तो इनिशियल मोल्स कितना ले लेना 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इनिशियल मोल्स ज्यादा दिए हुए हैं, अगर इसी के अंदर मान लो ऐसा दिया होता, इसी केस 4 के अंदर ही अगर ऐसा लिखा होता, रिएक्टेंट में अगर ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनना, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी दी होती इनिशियल मोल्स तो आप एक काम करते, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे पता है क्या करते, अगर इसके कितने मोल्स दिए हैं सी मोल्स दिए हैं तो आप सिंपल सा एक काम करोगे, 1 मोल से कितना जाएगा अल्फा तो सी मोल से कितना जा रहा होगा। अगर मैं सी मोल्स के बारे में बात करूंगा तो सी मोल्स में से कितना चला जाएगा सी माइनस सी अल्फा और ये कितना बन जाएगा 2c अल्फा। सर देख लो, मैंने कहा रिएक्टेंट से कहां जा रहे हो प्रोडक्ट साइड, सी मोल्स दिए हैं, 1 मोल दिया होगा तो अल्फा लेंगे और अगर सी मोल्स दिया होगा, क्योंकि सर 1 मोल से अगर अल्फा डिसोसिएट कर रहा है तो n मोल से कितना करेगा n अल्फा, सी मोल से कितना करेगा c अल्फा और यहां पे kc की वैल्यू सर सीधी सी बात है 2c अल्फा अपॉन v का सर स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस c अल्फा अपॉन वॉल्यूम, ये ले लेंगे तो ये मेरा kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा।
सर हमेशा याद रखो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो इस तरह से डिफाइंड होता है। फिर किसने बोला सर केस नंबर 5 बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट केस है सर केस नंबर 5। यहां ध्यान रखना सबसे सुंदर सा और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अगर आपको दिया जाएगा, ये देख लो अपने पास रिएक्टेंट 2p में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं टाइम के साथ बात करूं तो यहाँ पे देखो, इसका अगर मान लो 1 मोल दिया है, ये 0 हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। सर अल्फा के टर्म से बात करता हूं क्योंकि 1 मोल है तो अल्फा, यहाँ क्या हो गया 2 अल्फा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बात करें, टोटल मोल्स कितने हो गए, एन टोटल कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और दैट विल बी 1 प्लस अल्फा। सर याद रखना अपने पास, अगर मुझसे प्रेशर ऑफ आर पूछा जाए तो सर वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर इंटू पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। सर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहाँ से आया ये सब चीज़ें, तो ये मैं चीज़ें सीधा लिख देता हूँ। कहाँ से आया, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में जाके देखिए, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्या लिख देंगे, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। तो सर ये सब चीज़ें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप ये सब चीज़ें वहाँ अप्लाई कर सकते हो। पक्का? अब देख लो अपने पास, ये सब चीज़ें आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। मुझे बोला गया सर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अपने पास डाल्टन्स लॉ। अब मुझे बोला गया सर केपी के टर्म्स में लिखो, तो केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ पी की पावर 2 और प्रेशर ऑफ आर की पावर 1। लेकिन किसने बोला सर केपी, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स हैं सर, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, सर 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर इसके कितने मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया 1 अल्फा इंटू पी टोटल। सर ये देख लो, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर आप नहीं पढ़ के बैठे हो तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि सर ये रिवीजन चल रही है तो इसमें कोशिश कर रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट लगाने की। पक्का? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो केस पांच ही केसेस हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के यही सिर्फ 5 केसेस हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, या मोलरिटी दी होगी, या प्रेशर दिया होगा, या फिर अल्फा के टर्म से बात करेगा तो अल्फा इज नथिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। अगर एन मोल्स होंगे तो एन अल्फा ले लेंगे और कुछ भी नहीं। अगर केसी नंबर ऑफ मोल्स देके कोई केपी का रिलेशन पूछेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स दे कोई केपी का रिलेशन पूछेगा तो आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। पक्का? तो ये 5 केसेस होते हैं। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ये ना डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बता सकता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे बताता है, तो यहां पे हम लोग 2 चीजें डिसाइड करते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक होता है रिएक्शन कोशिएंट। एक हम लोग चीज डिफाइन करते हैं रिएक्शन कोशिएंट। अगर रिएक्शन कोशिएंट आपको याद ना आ रहा हो तो मैं ऐसे बस दिखा देता हूं QC, और ये किसी भी मोमेंट पे डिफाइंड है। जो हमारा फेवरेट रिएक्शन इक्विलिब्रियम का सर, वो सेम चीज यहां पे भी वैलिड है, सेम चीज यहां पे है। सर आप जो रिएक्शन लिखते थे वही सेम चीज, बस याद रखिएगा सर अगर QC ग्रेटर देन KC हो गया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर QC इज इक्वल्स टू KC आ गया मतलब आप कहां पे हो, इक्विलिब्रियम पे हो। और अगर मैं बात करूं QC इज लेस देन KC हो गया तो सर अभी आप कहां मूव करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। तो किस रिएक्शन में डायरेक्शन जाएगा ये भी बता दिया जाएगा। दूसरा अगर एप्लीकेशन देखूं तो सर ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही बता देता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही बता देता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे बताता है, अगर KC की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट, या रिएक्शन इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। मतलब अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन है, प्रोडक्ट ज्यादा है। सर KC की वैल्यू सोच रहे हो, KC की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो गई, 1000 से ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1000 से ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि सर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो चुके हैं इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा है मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट। 1000 अपॉन 1 मतलब 1000 मोल्स अगर प्रोडक्ट के होंगे तो रिएक्टेंट का सिर्फ 1 मोल होगा। तो इसके ऊपर सोच लो। अगर KC की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 है मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट अब की बार 1000 टाइम्स से ज्यादा है तो रिएक्शन इज
ऑलमोस्ट स्टार्टेड, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ और आप इक्विलिब्रियम पे आ चुके हो। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट्स हो जाएगी। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट्स हो जाएगी। तो ये छोटी चीज है। अगर इसके बीच में है Kc की वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻³ में है, तो रिएक्शन कहीं भी इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। रिएक्शन इज इन बिटवीन, रिएक्शन अपने पास इन बिटवीन होगी, कहीं भी हो सकती है, मतलब वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब कंप्लीट हो रही है। और अगर इनके बीच में है तो रिएक्शन कहीं भी हो सकती है, इन बिटवीन रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पास भी हो सकती है। पक्का? तो ये चीज़ हो गई। फिर किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली एक इक्वेशन होती है के इक्विलिब्रियम इज नथिंग ΔS0/R माइनस ΔH0/RT। और अगर मैं बात करूं इसी से आप डिराइव करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2/K1 इज नथिंग ΔH0/R 1/T1 माइनस 1/T2। सर ये हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा ही सॉल्व करना है तो log K2/K1 इज नथिंग ΔH0/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। सर ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं सर, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो चाहे वॉल्यूम चेंज कर दो, वो अपने आप को अगले प्रिंसिपल के थ्रू, ली चैटलियस प्रिंसिपल के थ्रू खुद को अरेंज कर लेगा। लेकिन हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद देखो मेरे पास और क्या चीजें आती हैं। एप्लीकेशन में ही बात करें तो हमारी लाइफ में दो चीजें आती हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक और तरीका हम लोग निकाल लेते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है तो सर आप ना दो तरीके से निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है वेयर n-1 इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑब्जर्व्ड। व्हाट इज mt, वेयर mt इज मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। सर अल्फा निकालना है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल मोलर मास मतलब फॉर्मूला मास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला मास। सर एक होता है MO, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो कि आपको रिएक्शन के अंदर दिखेगी, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। व्हाट इज N, N इज नंबर ऑफ dissociated particles, number of dissociated particles, number of dissociated particles, number of dissociated particles from 1 mole, from 1 mole, फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल। याद रखना एक ही मोल के रिस्पेक्ट में, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल। यहाँ पे 1 मोल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती यहाँ हो जाती है 1 मोल के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर अल्फा को चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, d माइनस डी n-1 इंटू डी, वेयर कैपिटल D इज वेपर डेंसिटी ऑफ वेपर, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी लिख देता हूं, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, where the capital D is theoretical vapor density and that will be mt/2, where small d is observed vapor density, अगर कोई चाहे तो vapor density observed देखे तो mo/2, where n is again same thing। तो अल्फा की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल में, ली चैटलियस कह रहा हूँ, आपको एप्लीकेशंस में ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल लोगे पक्का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और देखो तो इक्विलिब्रियम में एक लास्ट चीज़ आती है जो सब कुछ ही मतलब होता है ना, बैलेंस करने की कोशिश करती है। इक्विलिब्रियम में क्या बोला जाता है कि सर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कहीं से भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर ली चैटलियस क्या बोलता है, तो कुछ नहीं, अपोजिट काम करने को बोलता है। अगर आपसे बोले कि सर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बताओ, याद रखना जो चीज बढ़ाओगे ना, अगर रिएक्टेंट है ये किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो पता है रिएक्शन किधर को मूव करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है जहां उसके इफेक्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। ली चैटलियस प्रिंसिपल कुछ नहीं, ये क्या करता है, काउंटरैक्ट करता है। ये कुछ नहीं, काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, मतलब जो आप चेंज कर रहे हो ना उसको काउंटरैक्ट करेगा, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। आपने रिएक्टेंट ज्यादा कर दिया तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने प्रोडक्ट को ज्यादा कर दिया तो सर प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो उसको कम करने के लिए किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सर आप सिंपल सिंपल चीजें देखो, अगर आपको बोला जाए कि सर रिएक्टेंट के बदले अगर प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देता हूं, प्रोडक्ट को कम कर देता हूं, प्रोडक्ट कम हो गया तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट कम हो गया तो भी मैं क्या करूंगा? पीछे की तरफ आने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सर सेकेंड थिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब सर क्या हो जाएगा? हीट ज्यादा होना। टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। जहां भी एंडोथर्मिक डायरेक्शन होगा उधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। कैसे? सर अगर मान लो रिएक्टेंट है, ये हीट लिखा हुआ है, सर रिएक्टेंट है, ये हीट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ेगा और वो किधर की तरफ मूव करेगा? एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी रिएक्शन बढ़ती है? एंडोथर्मिक। टेम्परेचर कम करेंगे, सर टेम्परेचर कम कर देंगे, हीट कम हो जाएगा और वो रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगी? सर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगी? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। सर अगर मैं बोलूं इसमें सर दूसरा इफेक्ट देखूं, तीसरा इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोल दूं या फिर वॉल्यूम बोल दूं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर प्रेशर बढ़ाता हूं या फिर मैं बोलता हूं वॉल्यूम कम करता हूं, दोनों सेम चीज हो गई। प्रेशर बढ़ाऊं या वॉल्यूम कम करूं, सर इस केस में सर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन के ज्यादा हो गए, वॉल्यूम कम हो गया, तो आप किधर की तरफ मूव करोगे? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन, विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जहां क्या होंगे? कम होंगे। जिस साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स क्या होंगे? लेस होंगे। जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। अगर आप वॉल्यूम कम करते तो आप उधर मूव करोगे जिधर गैसियस मोल्स क्या है? कम होंगे। पक्का। सिमिलरली अगर प्रेशर कम कर दूं या फिर वॉल्यूम ज्यादा कर दूं तो आप उस साइड मूव करोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जिस साइड आपका क्या होना है? नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होना है, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा होना है। इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर हाई, जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो जाए? हाई हो जाए। सर उस साइड आप मूव कर जाना। पक्का। सर फोर्थ वन देखो तो इसको मैं बोलता हूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में सर कैटलिस्ट का बस एक ही रूल है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ा था, कैटलिस्ट कुछ भी चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बस ये क्या करने वाला है? तो सर ये लोग क्या करने वाले हैं इक्विलिब्रियम वाले? ये बस क्या करता है? रिड्यूसेस द टाइम, सर टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, रिड्यूसेस टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। ये ना एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है, जो केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था हम लोगों ने। सर इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर जब भी आपको कैटलिस्ट डाल दिया जाएगा, ये रिएक्टेंट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, अगर बिना कैटलिस्ट के आपको इतना टाइम लग रहा है तो विथ कैटलिस्ट आप क्या हो जाओगे? आप सिंपल से रास्ते से यहां पहुंच जाओगे। ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, विथ कैटलिस्ट आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। विथ कैटलिस्ट आपका रास्ता क्या हो जाएगा? शॉर्टकट का रास्ता हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है? रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। कोई इफेक्ट नहीं है इसके जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं कि सर ये डेल्टा जी को चेंज कर रहा हो, डेल्टा एच को चेंज कर रहा हो, कोई भी चेंजेस नहीं करता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये हो रहा होता है। फिर किसने बोला कि सर एक काम करो, अब मुझे बताओ इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन से क्या होगा? इनर्ट गैस एडिशन में हमारे पास दो केस आते हैं।
इनर्ट गैस एडिशन में दो केस आते हैं, कौन कौन सा? तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप करते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप ऐड करते हो, ध्यान रखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम है कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोले एट कांस्टेंट प्रेशर आप करते हो, तो सर कांस्टेंट प्रेशर अगर आप ऐड करोगे तो सर एडिशन, अगर इनर्ट गैस ऐड करते हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हो आप, अगर इनर्ट गैस ऐड करते हो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव टू, इक्विलिब्रियम विल मूव टू दैट डायरेक्शन, जिधर गैसियस मोल्स क्या हो, दैट डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर हाई, जिधर गैसियस मोल्स किधर हो, क्या हो, हाई हो, उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर गैसियस मोल्स क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो इक्विलिब्रियम पे अपने पास देख लो अलग अलग लोगों का अलग अलग इफेक्ट। अब छोटी छोटी बट थोड़ी अच्छी अच्छी बातें उनको भी देख लो। मैंने बोला केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस भैया इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पढ़ना था, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी, केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ पढ़ा, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स होते, रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें कर ली। इसके बाद हम लोग देखना शुरू करते थे कि हाँ सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम को कैसे कैसे चेंजेस को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं पक्का। तो ये सब चीजें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की चीजें हम लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। अब मुझे सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशंस हैं इन सबका एप्लीकेशंस में देख लो कि सर डायरेक्शंस थे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप बता सकते हो, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बता सकते हो आप। अगर मैं देखूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप बता सकते हो एप्लीकेशंस के फॉर्म में। तो भाई देखो अब इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस कर लिया। अब यहां पे देखोगे तो ली चैटलियस प्रिंसिपल हो गया हमारा। ली चैटलियस प्रिंसिपल के बाद हमने ये देखना शुरू किया। अब छोटी छोटी पर थोड़ा सा रिलेशंस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड आता है गिब्स एनर्जी। तो सर इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो ये दोनों चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल केस में इक्विलिब्रियम पे बात करोगे तो डेल्टा जी बिकम्स जीरो और क्यूसी बिकम्स क्या हो जाता है, केसी, क्यूसी बिकम्स केसी। तो सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग माइनस आर टी एल एन केसी लिख सकता हूं, या फिर माइनस आर टी, सर इसको अगर मैं सही से लिखूं तो माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी भी लिख सकते हैं। तो सर ये भी इक्विलिब्रियम के साथ रिलेशन आ गया। सर किसने बोला, सर गिब्स एनर्जी के साथ ये है, गिब्स एनर्जी के साथ रिलेशन ये हो जाता है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये रिलेशन आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहो। अच्छा मुझे और क्या बोला जा रहा है कि सर इक्विलिब्रियम ना 2-3 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से इक्विलिब्रियम को अगर मैं सही से देखूं तो एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस मतलब सर सबका फेज ऑफ स्टेट क्या हो, सेम हो जाए। होमोजीनियस मतलब रिएक्टेंट अगर गैस में है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, गैस में हो जाए। मतलब सेम स्टेट हो या सेम फेज हो, सेम फेज हो किसके, सर सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों सेम फेज में हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर दोनों सेम फेज में होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस। और इक्विलिब्रियम को हम हेट्रोजीनियस से भी डिफाइन कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब भी क्या हो जाएगा कि सर उसमें क्या हो जाए, रिएक्टेंट अगर गैस में है, प्रोडक्ट क्या आ जाए, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए। तो जहां डिफरेंट फेजेस हो गए, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आ गया, डिफरेंट फेजेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जहां पे दोनों अलग अलग आ गए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों अलग अलग आ गए, वहां पे अपने पास क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस बोल देंगे। तो सर अब ये चैप्टर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल सा 5 केसेस हैं जहां पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालने, चीजों को रिवाइज करते जाइए, चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चले जाओ। बिकॉज ये जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना, आपको बस 5 केसेस बताया मैंने इक्विलिब्रियम मिक्सचर के, आपको बस इतने ही फॉर्मूले मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करते रहो और इस चैप्टर को फिनिश करो। जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर को मास्टर करो। इतना मास्टर कर लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि नीट एग्जाम में मुस्कुराते हुए क्वेश्चंस हो जाएं पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं इसका भी बड़ा भाई आयनिक इक्विलिब्रियम, उसको भी अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके सारे फॉर्मूलाज करते हैं। तब तक अपने पास नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।